निर्देश है 91 से 99। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मतलब ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा नीचे इसके आधार पर वो आपको चुनना है। चलिए देखते हैं। दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहां देखने का अर्थ जानना है। समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दर्शन वस्तुतः यानी हकीकत में अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। यहां देखने का अर्थ जानना है। आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञान क्या है, यह कैसे और किसे होता है, यह सब विवाद का विषय हो सकता है। परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्च से उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यह निर्विवाद है, हम प्राय आत्म प्रवचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते कुछ और हैं। यथार्थ का मतलब हकीकत में कुछ होते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं तथा दिखाई देते हैं कुछ और। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने मतलब अपने गलतियों को पहचानने और स्वीकार करने अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। मतलब कि हम अपने दोष को पहचाने, अपने गलती को स्वीकार करें, इससे अलग हटके कि हम उसको ही साबित करते हैं कि यह सही है। व्यक्ति असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है। यानी कोई गलत भाषण दे रहे और उसको वो दोष नहीं मानता बल्कि उसको वो सफलता का सूत्र मानता है जी। तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वे अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष रूप में और गुण का गुण रूप में स्वीकार करना है। मतलब यह कहा जा रहा है कि आत्मदर्शन यह है कि अपने दोष को दोष में और अपने गुण को गुण के रूप में पहचानना, स्वीकार करना, इसे ही आत्मदर्शन कहते हैं। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार्य होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। अब देखिए यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसको हम आपको पैराग्राफ में दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे जब आप इतना समझकर पढ़ लीजिएगा तो पैराग्राफ में से आप निकाल ही दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहां देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? देखना, दिखाई देना, जानना और दिखाना। देखिए पैराग्राफ हम आपको समझाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन इससे आपको हल करना आ जाएगा। क्या पूछा गया? दर्शन का तात्पर्य देखना। दर्शन के नहीं बोलते कि दर्शन कर रहा हूं, देखना है, लेकिन देखना को यहां किस रूप में प्रयुक्त किया गया? तो देखिए सबसे पहले पैराग्राफ में आपको जो आया है हम उसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से आपको यह क्लियर हो जाएगा जी। ध्यान दीजिएगा। दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना है। मतलब दर्शन का मतलब है देखना। यहां देखने का अर्थ क्या है? जानना है। देखने का अर्थ क्या है? जानना। पैराग्राफ में आ गया। तो अब आपका क्या हो गया
कि दर्शन का तात्पर्य देखना है, और यहां देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो जानने में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 में कि आत्मदर्शन है डॉट डॉट अपने गुण दोष स्वीकार करना, दूसरों के दोष क्षमा करना, स्वयं को निहारना, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। यानी आत्मदर्शन क्या है ये बताना है जी। तो देखिए, आत्मदर्शन के बारे में अभी हमने पैराग्राफ में आपको बताया था कि यहां पर देखिए पैराग्राफ में अभी आपको मैं दिखाता हूं, और ये देखिए आपको मैं दिखाता हूं और आपको फिर पता चल जाएगा। देखिए, व्यक्ति असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है, तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वे अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष रूप में और गुण का गुण रूप में स्वीकार करना है। क्या कहा जा रहा है यहां पे देखिए, आत्मदर्शन अपने दोष को दोष रूप में और गुण का गुण रूप में स्वीकार करना, यानी अपनी गलती को गलती और अपनी अच्छाई को अच्छाई स्वीकार करने को ही क्या बोलते हैं, आत्मदर्शन बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, आत्मदर्शन अपने गुण दोष स्वीकार करना बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह पैराग्राफ हल कीजिएगा, आपको नंबर अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन जल्दीबाजी कीजिएगा, नंबर आपका कट जाएगा। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है जी। 1 सेकेंड रुकेंगे आप। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है, चलिए आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है, बताएंगे एक बार, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दुर्गुण को दूर किया जा सकता है जी। आवाज वगैरह क्लियर है, बताइए। मतलब दुर्गुण को कैसे दूर कर सकते, दुर्गुण का मतलब जो बुराई है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से, दूसरों को बताने से। तो कैसे होगा, उसे स्वीकार करने से। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके आंसर पर 94 में है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है समय, दार्शनिक, परिवेश और विद्यालय। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखाता हूं पैराग्राफ में कहां से मिलेगा, और मैंने पढ़ा भी है, अभी आपको बताया भी है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। यह तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो दुर्गुण है, जो बुरे व्यवहार है, उसको स्वीकार कर ले आदमी तो वो दूर हो सकता है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है।
जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा कौन है? परिवेश है। तो देखिए अब इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है? समय है, दार्शनिक है, परिवेश है, विद्यालय है। तो आपका हो जाएगा परिवेश, ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्वेश्चन ऑनलाइन मोड में पूछे गए थे। ऐसे तो न जाने किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये ऑनलाइन मोड में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि 20 दिसंबर को पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, अपने दोषों को छुपाने वाला, अपने गुणों का वर्णन करने वाला, अपने गुणों को छिपाने वाला। जी 95 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो कोई क्या पूछा जा रहा है कि कौन साहसी है? तो पैराग्राफ में आप देखिए कि कौन साहसी है, उसके अनुसार आपको अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपको आंसर देना है। तो देखिए यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। जे देखिए जे अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने अपेक्षा अनेक औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देता है। व्यक्ति असत्य भाषण को दोष न मानकर सफलता का सूत्र मानता है तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सीखना पसंद करेगा जिससे वे अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने दोष रूप में और गुण का गुण रूप में स्वीकार करना, दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और स्वीकार्य होता है। इसीलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। क्या कहा जा रहा है? कौन साहसी है? तो अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। मतलब जो लोग अपनी कमियों को पकड़ पहचानते हैं, अपनी कमी को कमी माने, अपने बुराई को बुराई करे माने, वही क्या है? साहसी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? अपने दोष को स्वीकार करने वाला, अपने दोषों को छिपाने वाला नहीं, अपने गुणों का वर्णन करने वाला नहीं, अपने गुणों को छुपाने वाला नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि आत्मदर्शन से डॉट डॉट का विकास होता है। आध्यात्मिक का, आंतरिक का, शारीरिक का और भावनात्मक का। आत्मदर्शन से डॉट डॉट का विकास होता है। आत्मदर्शन, आत्मदर्शन, दर्शन माने देखना, आत्म माने अपने अंदर, आत्मा को देखिए यानी अपने दिल को देखना, यही ना होता है। तो देखिए आध्यात्मिक यानी आप कोई बाबा साधु संत, या शारीरिक, शारीरिक का मतलब होता है बाहरी, या भावनात्मक नहीं बल्कि आत्मदर्शन से आंतरिक विकास होता है यानी अपने मन का विकास होता है। जो क्रोध होते हैं, जो ईर्ष्या होता है, जो लालच होता है, जो दूसरों के प्रति जलन होता है, वो क्या होता है? आत्मदर्शन से समाप्त होता है। आज हम लोग आत्मदर्शन तो करते नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द है। दुर्गुण में देखिए उपसर्ग का मतलब हुआ साबका, और जब कोई संज्ञा, कोई क्या करते हैं? संज्ञा के शुरू में आप कोई शब्द जोड़ते हैं तो वही शब्द क्या कहलाएगा? आपका उपसर्ग कहलाएगा। तो कहा गया कि दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द क्या है? दुर जोड़ गुण, दुर जोड़ गुण, दूर जोड़ गुण और दू जोड़ गुण। देखिए सबसे पहले आप देखिए दूर, ये आधा जो रॉ है, एक बात समझिएगा, अगर हम लिखते हैं क तो इस तरह हमने जो लिखा क, तो ये पूरा क हुआ। ये क असल में इस तरह है, क इस तरह लिखेंगे ना, ये हलंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हलंत। आधा क और जोड़ में होगा अ। बात समझ रहे हैं? अगर मैं लिखूं, ये लिख दूं ख, अगर ये मैंने इस तरह लिखा तो ये पूरा ख हुआ, लेकिन ये ख जो है ना, अगर आधा लिखेंगे तो ऐसे होगा, ख हलंत और जोड़ में अ। यानी क से लेकर ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं उसके आखिर में अ क्या होता है? छिपा होता। अ क्या होता है? छिपा होता है। अगर अ को निकाल देते हैं तो वो वर्ण आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। जैसे लॉ का आप अ को निकाल दीजिए तो लॉ लिखाएगा इस तरह,
यानी लो हलंत। अगर आप गौ का आधा निकाल दीजिएगा तो गौ लिखाएगा इस तरह का मतलब हुआ हलंत, यानी आधा गौ, आधा गौ। अब दुर्गुण में ये तो आपको पता है कि ये वाला ऊ होगा, हर्षऊ, दीर्घ ऊ नहीं होगा, तो इसमें तो दीर्घ ऊ बता रहा है, ये कट जाएगा। इसमें देखिए दू जोड़ गुण, फिर रॉ कहां से आएगा, ये भी कट जाएगा। और इसमें बता रहा है दुर जोड़ गुण, जबकि ये वाला रॉ आधा रॉ है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा कि दुर जोड़ गुण। हलंत वाला मैटर समझ लिए ना आप। मैं आपको बाद में हिंदी ग्रामर जब पढ़ाऊंगा, 3-4 क्लास दूंगा, तो उसमें आपको जब साथियों संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीजें और भी आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी, घबराने की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आत्मदर्शन का उचित विग्रह। विग्रह का मतलब होता है स्पेलिंग, यानी खंडन करना, यानी अलग अलग करना। जैसे कोई जैसे मान लीजिए कि मैं उर्दू में लिखूं ईमान, ईमानदार, अगर कोई ये बोले कि भाई साहब ये मैं इस तरह लिख दूं ईमानदार, ईमानदार, ठीक है ना, ईमानदार। अब कहेगा कि इसका अलग अलग इसको कर दीजिए, इसमें 2 शब्द हैं, 2 लफ्ज है इसमें, तो अलग अलग कैसे कीजिएगा, एक लफ्ज होगा आपका ईमान और जोड़ कर दीजिएगा दार, तो ये जो आपने अलग अलग किया है ये हो जाएगा विग्रह। क्या कहलाएगा, विग्रह, यानी इसको अलग अलग करना। तो आत्मदर्शन का उचित विग्रह क्या होगा, आत्मा और दर्शन, आत्मा का दर्शन, आत्मा का दर्शन, और उसके बाद है आत्मा का दर्शन। अरे भाई 3 ऑप्शन एक ही है, 98 का क्या होगा राइट आंसर। चलिए बहुत ही शानदार। देखिए आत्मदर्शन का मतलब होता है अपने आप में झांकना, आत्मदर्शन का उचित विग्रह होगा आत्मा का दर्शन। क्या होगा, आत्मा का दर्शन। इसीलिए ये सी वाला, बी वाला, डी वाला सब राइट हो जाएगा। एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, आत्मदर्शन का जब आपने समासिक विग्रह किया तो लास्ट बीच में क्या आ गया, का आ गया। जब का आ जाए, जब को आ जाए, जब के लिए आ जाए, तो वैसे साथियों विग्रह को कहते हैं तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास, ठीक है ना जी। चलिए जैसे हम लोग लिखते हैं एक विद्यालय, बहुत हम लोगों ने सुना है विद्यालय, विद्यालय, तो यहां पर जो है ना इसका जब आप समासिक विग्रह करिएगा तो इसका होता है विद्या, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। यहां पे के लिए आ गया तो ये आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान का घर, है ना। चले आगे 98 में देखते हैं। 99 क्वेश्चन में है कि समूह से भिन्न शब्द छांटिए, यानी इस समूह से जो अलग होगा उसको आपको बताना है। साहसी, ज्ञानी, वाणी और तीखी, क्या होगा समूह से अलग। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, ऑनलाइन टेस्ट है संडे को, कल आप लोगों का टेस्ट भी है। देखिए साहसी नहीं बोलते, बड़ा साहसी आदमी है, बड़ा क्या है, बहादुर आदमी है। ये आप देखिएगा ग्रामर के दृष्टिकोण से तो ये आपका है विशेषण। विशेषण मीन्स यानी कि ये आपका इसमें सिफत है। बड़ा ज्ञानी है यानी बहुत ज्ञान रखता है, ये भी आपका क्या है, विशेषण है। क्या है ये, विशेषण है। तीखी, तीखी, मीठी, कड़वी, ये भी क्या है, आपका विशेषण है। क्या है ये, विशेषण है। लेकिन गौर कीजिएगा वाणी, वाणी का मतलब बात, ये विशेषण नहीं है बल्कि ये आपका क्या है, संज्ञा है। तो इस पूरे समूह में 3 जो है वो विशेषण है, लेकिन वाणी इससे अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों, 9 क्वेश्चन वहां पूछे गए। अब आपको पूछा जा रहा है जे, ध्यान दीजिएगा, 100 से लेकर 105 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनिए। यानी ये काव्यांश है। काव्यांश का मतलब क्या होता है कि ये कविता का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, कविता का हिस्सा है। अब इसमें क्या करना है कि इसको पढ़कर आपको छांटना है।
तो देखते हैं, कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन, मां सरीखी अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से ये सितकारती घर में घुसी हो और सोते देखे मुझको जागती हो। सुबह की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती है, उस हवा के बारे में, पवन माने होता है क्या, हवा होता है, पवन माने हवा, उस हवा के बारे में इसमें जिक्र किया जा रहा है कि कार्तिक, ये हिंदी चैत बैसाख कार्तिक है ना, कार्तिक की हंसमुख हवाएं, हंसमुख का मतलब होता है कि जो सुबह सुबह जो जो क्या होती है, नमीदार हवा होती है, वही कहा जा रहा है कि कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, जैसे मैं नदी से किनारे से, तट माने किनारा, गंगा से नहा कर आता हूं, वही हालत है। सुवासित भीगी हवाएं, यानी वो हवा जो है ना भीगी होती है, नमी होती है, सदा पावन यानी हमेशा वो बहती रहती है। मां सरीखी, जैसे मां अपने बच्चे से प्यार करती है वैसे ही है। अभी जैसे मंदिरों से चढ़ाकर खुश रंग फूल, यानी जैसे कि अभी फूल चढ़ाकर आए हैं। ठंड से सितकारती घर में घुसी हो और सोते देख मुझको जगाती हो, यानी मां जैसे प्यार से सुबह सुबह आती है और फिर मुझको पांव पकड़ के कि बेटा उठ जाओ उठ जाओ, वैसे ही ये हवा हमको लग रही है। आगे करा, सिरहाने रखकर एक अनजती फूल, हर सिंगर के नरम ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से, बाल बिखरे तनिक संवार के, बाल बिखरे तनिक संवार के। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, कविता में किस हिंदी महीने के सुबह का वर्णन है? कुवार की, कार्तिक, अगहन, पूस। तो इसमें स्पष्ट साथियों ये लिखा हुआ है कि कार्तिक। सबसे पहला ही आपने देखा है कि कार्तिक की हंसमुख सुबह, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर में, हवाओं को किसके समान माना है? पिता के समान, बहन के समान, माता के समान और मित्र के समान। हवाओं को किसके समान माना है? तो देखिए आप कि हवा को किसके समान माना गया है, यह कविता है। यकीन मानिए अगर आप इस तरह हल कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, जी सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन, मां सरीखी, यानी वो हवा ऐसी है जैसे मां की तरह हवा है, मां की तरह प्यार लुटाई रही है। मां सरीखी यानी मां जैसी, मां जैसी। तो हवा को किसकी तरह कहा गया है? मां सरीखी यानी मां जैसी। तो अब आप देखिए, हवाओं को किसके समान माना है? पिता के समान, बहन के समान, माता के समान। तो मां मीन्स माता, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई हैं? हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई हैं? जे हरी सिंगार के, रात रानी के, गुलाब के, चमेली के। क्या होगा जे? तो देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप पैराग्राफ में आइए, आपको मिल जाएगा। देखिए, मां सरीखी अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंड से सितकारती घर में घुसी हो और सोते देख मुझको जगाती हो। कौन? हवा। सिरहाने रखकर एक अनजती फूल हर सिंगर के, हर सिंगर मीन्स हर सिंगार के, यानी जो हर तरह, जो हर सिंगार में काम आए वैसे फूल। तो साथियों, अनजती फूल हर सिंगर के, यही है ना। तो अब आप देखिए, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रख कर गई है? हर सिंगार, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नदी की ओर से आने वाली हवाएं हैं सूखी हवाएं, शुष्क हवाएं, गर्म हवाएं, भीगी हवाएं। सूखी, गर्म, शुष्क और भीगी। शुष्क किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग? चलिए बताइए जे। तो देखिए, यहां नदी की ओर से आने वाली हवाओं के बारे में जिक्र है। तो अब देख लीजिए, जो कविता आपने पढ़ा है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा
क्या है कविता? तो कविता को आप देखिए, कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर, सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन। सुवासित भीगी हवाएं मतलब वो हवा कैसी है? भीगी है, भीगी है। तो अब आपका क्या होगा कि 103 नंबर में नदी की ओर से आने वाली हवाएं हैं, कैसी है वो? तो भीगी हवा है। कैसी है? भीगी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मां सरीखी में डॉट डॉट अलंकार है, कौन सा अलंकार है? रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है और यमक है। देखिए, अलंकार के मतलब होते हैं गहना जेवर का। आप उसको उर्दू में जैसे इल्मे उरूज इल्मे बलागत बोलते हैं ना, एक शब्द का जब कई अर्थ लिया जाए तो उसको बोला जाता है अलंकार, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मां सरीखी का मतलब हुआ मां की तरह, यानी मां की जैसा। अगर आप इसको उर्दू में ले चलिएगा तो उर्दू में भाई ये जो है ना वो तशबीह की मिसाल होगी। किसकी मिसाल हो जाएगी? तशबीह की। और जो उर्दू में तशबीह होता है उसी को बोलते हैं उपमा। क्या बोलते हैं? उपमा, जिसके अंदर क्या हो, किसी को किसी के जैसा तुलना किया जाए, किसी को किसी की तरह बतलाया जाए। तो यहां पे बताया जा रहा है कि हवा जो है वो कैसी है? मां सरीखी है, यानी मां की तरह है। तो मां सरीखी में कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 में, हसमुख सुबह में डॉट डॉट का भाव है, कौन सा भाव है? प्रसन्नता का, सुख का, जी आलस्य का, शोक का। इसमें आया है ना कविता में हसमुख सुबह। हसमुख सुबह में कौन सा साथियों भाव है? अब देख लीजिए यहां पर, देखिए कार्तिक की हसमुख सुबह। हसमुख सुबह का मतलब क्या हुआ? कि खुशी, जिसके अंदर प्रसन्नता हो यानी खुशी हो, यही ना। तो हसमुख सुबह में कौन सा अलंकार है? अब देखिए 105 का, तो हसमुख सुबह में डॉट डॉट का भाव है तो प्रसन्नता होगा। प्रसन्नता का मतलब होता है खुशी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों टोटल 91 से लेकर 105 तक के सवाल हमने आपको कराए। कैसा रहा आज का ये क्लास? आपको समझ में आ गया? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक